हेलो। तो शीट डिस्कस करनी है अपने को ना। हम्म। हेलो। तो एक्सरसाइज 1 से शुरू करना है ना, पार्ट 1। तो कौन सा इसमें ई, सेक्शन ई में E1। मैंने कहा था दोबारा करके देखना है एक बार, है ना। तो हो गया वो, जहाँ कंटिन्यूस आया वहां हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके निकाल लिया है ना, तो थोड़ा आसान हो गया है ना। फर्स्ट E1 में भी कोई डाउट नहीं, शायद E2 में भी कोई डाउट नहीं है। E3 में कोई डाउट हो। E3 के बाद E3 E1 फंक्शन है और हमें जीरो पे निकालना है ना। तो एफ डैश जीरो प्लस निकाल लेंगे और एफ डैश जीरो माइनस निकाल लेंगे। E4 में कोई डाउट हो। E4 में कोई डाउट। E4 का कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा? फर्स्ट डिफरेंशियबिलिटी वाला, कि अगर हम चाहते हैं डिफरेंशियबल हो तो उसमें M 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं जीरो पे डिफरेंशियबल हो, तो जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करेंगे अपन, ये निकाल लेंगे, एफ डैश जीरो प्लस निकाल लेंगे ना, एफ डैश जीरो प्लस। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस h, एफ ऑफ जीरो अपॉन h को लिख दो ना। अब एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ h कहां से निकालूंगा मैं, जहां x नॉन जीरो है। तो x नॉन जीरो ऊपर है हमारे पास, तो वहां से निकाला हमने। तो ये आ गया h टू द पावर m साइन ऑफ 1/h। एफ ऑफ जीरो में जीरो दिया हुआ है, ये h आ गया ना। हम चाहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करे तभी जाके वो डिफरेंशियबल होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0/0 बन रहा है ना। तो हम देख रहे हैं भाई अब ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, h टू द पावर m-1 साइन 1/h। ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, देखो आप इसमें ध्यान से देखें, अपन लिमिट लगाने पर ये कहां अप्रोच कर रहा है, जीरो पर अप्रोच कर रहा है। ये आ रहा है प्लस इंफिनिटी, तो मतलब ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, ये क्लियर है ना। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी है, या तो M 1 से बड़ा है, या M एग्जैक्टली 1 है, या M 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा, 1 के बराबर, 1 से छोटा। तीन पॉसिबिलिटी डिस्कस करनी है। वो तो दे रखा है ना कि M 1 से बड़ा होगा तब डिफरेंशियबल आएगा, M में दे रखा है, हमें पता लगाना है ना। तो हम तीनों केसेस कंसिडर करते हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास फाइनाइट है ना, लेकिन एग्जैक्टली नोन नहीं है ना। लेकिन हम चाहते हैं भाई ये जो लिमिट आए ना, ये एग्जिस्ट तभी करेगी जब ये एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर आए। तो अगर मैं M को एग्जैक्टली 1 ले लूंगा, M को एग्जैक्टली 1, तो एनी नॉन जीरो नंबर रेस्ट पावर जीरो इज 1। भाई अपन बोलते हैं ना जीरो रेस्ट पावर जीरो, ये जीरो 1 नहीं होता है ना। एनी नॉन जीरो नंबर रेस्ट पावर जीरो 1 के बराबर होता है। लिमिट h अप्रोचिंग जीरो प्लस है, यानी ये नॉन जीरो है। अगर M को मैंने एग्जैक्टली 1 कर दिया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, हो जाएगी 1। और अगर ये 1 हो गई तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए M 1 नहीं हो सकता। अब मैंने मान लिया कि M 1 से कम है। अगर M 1 से कम है तो ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये जो पावर हमारे पास है, ये नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर ये जीरो प्लस है और पावर नेगेटिव है तो दिस इज इनफाइनाइट। मेरी बात समझ रहे ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट और ये कितना है, फाइनाइट, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास। तो अगेन ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 1 लिया तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 1 से कम लिया तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब हम चाहते हैं ये एग्जिस्ट करे, तो M को 1 से बड़ा मान लिया। अगर M 1 से बड़ा है तो ये क्या है, पॉजिटिव। तो जीरो पर पावर पॉजिटिव, ये कहां अप्रोच करेगा, जीरो। और ये क्या है, व्हाट इज जीरो इंटू फाइनाइट, जीरो। तो ये लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब M 1 से बड़ा हो। क्लियर। ऐसे एक एक केस लेके देख लिया भाई, मुझे डाउट, हालांकि उन्होंने दे रखा था कि M 1 से बड़ा है, तो पता था भाई हमें M 1 से बड़े के बारे में सोचना था, लेकिन हमने सब सोच लिया। वो M की वैल्यू पूछते या M का इंटरवल पूछते तो वो भी नहीं कहा। भाई M को 1 मान के देख लो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। M को 1 से कम मान के देख लिया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। M को 1 से बड़ा मान के देखा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही। और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी डिफरेंशियबल आएगा। तो फॉर दिस टू बी डिफरेंशियबल एट x बराबर 0,
m must be greater than 1. और किसी पार्ट में डाउट हो जाएंगे अब तो बाकी शेयर, अगर डाउट भी होगा तो ना. इसके बाद नेक्स्ट E5 में को डाउट हो, पता है अगेन इवन फंक्शन है तो f डैश 0 प्लस पर्याप्त है निकालना. अगेन इवन, ये इवन लिखा हुआ नहीं आएगा कहीं इवन है, ये हमें देखना पड़ेगा. उस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा फंक्शन इवन है, तो ये इवन फंक्शन है और x बराबर 0 पे चेक करना है, तो मैं सिर्फ f डैश 0 प्लस निकालूंगा और f डैश 0 प्लस की वैल्यू इसमें नॉन जीरो आ जाएगी, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा. बताओ लिमिट निकाल के. नेक्स्ट इसके बाद पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर कौन सा E4. तो E4 में को डाउट हो, अगेन इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन है, मुझे 0 पे चेक करना है तो मैं f डैश 0 प्लस निकाल लूंगा ना. हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भर भर के पढ़ी है हमने ना, उससे ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते जितनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई है आपको ना. तो हम देख रहे हैं यहाँ हम अब थोड़ा जानते हैं कि भाई हम थोड़ा स्लोप निकाल के भी या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं. इसको डिफाइन कर लो, ये भाई अंदर कॉस है तो इसको ऐसे लिख लो π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम 0 पर इंटरेस्टेड हैं, तो हमें 0 प्लस के बारे में सोचना है और 0 माइनस के बारे में सोचना है. ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का डायग्राम है, पर इसको डिफाइन कर लो आप. एक बार एक्स को पॉजिटिव मान लो आप, अगर एक्स 0 से बड़ा है, ऐसा नहीं कि 100-200 है, बस 0 प्लस, तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स बन जाएगा. चाहो तो यहां बराबर लगा दो, बराबर है तभी मैं एक्स लिख सकता हूं, और अगर एक्स 0 से छोटा है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा. अब क्या ये 0 पे कंटिन्यूस है, क्या हमें अब इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें या हम इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें? एक ही बात है मेरे हिसाब से ना भाई, इस फंक्शन, क्योंकि हम 0 की बात कर रहे थे, 0 के आसपास डिफाइन कर लिया मैंने इसको. अब हम देख रहे हैं कि क्या है 0 पे कंटिन्यूस है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो. यहां से स्लोप कितना आएगा और यहां से नॉट डिफरेंशिएबल. दिस इज नो, वैसे भी इतनी भी जरूरत नहीं है. एक तरफ से स्लोप क्या आ रहा है, एक तरफ से आएगा -1 और एक तरफ से +1, बस इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता. या फिर लिमिट से तो कर ही सकते हैं भाई, ये तो सब मैन मेड टेक्निक्स हैं, वो तो फंडामेंटल है, उससे तो कर ही लो आप, उससे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. ना उससे सोचने की जरूरत है कि कंटिन्यूस है क्या, ना उसमें सोचने की जरूरत है कि कोई टर्म अनडिफाइंड है क्या. ये तो इनमें टाइम कम लगता है, इससे निकाल लेते हैं अपने से. अदरवाइज अपन लिमिट निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. अगर मैं इवन फंक्शन है, ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मुझे सिर्फ f डैश 0 प्लस निकालना है, और अगर ये 0 आ गया तो मैं बोलूंगा डिफरेंशिएबल है, और अगर 0 नहीं आया तो भी बोल दूंगा कि डिफरेंशिएबल नहीं है. तो वो क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ cos h. और व्हाट इज f ऑफ 0? f ऑफ 0 इज π/2 अपॉन h. आगे समझ में, ऐसा लिख दिया ना. अगर ये लिमिट 0 आ गई तो फिर ये डिफरेंशिएबल है, और 0 नहीं आई तो फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अब व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ cos h? साइन इनवर्स ऑफ cos h को ऐसे लिख दो आप. इसमें कहीं मैं कंटिन्यूटी वगैरह कुछ चेक नहीं कर रहा, डायरेक्ट फंडामेंटल तरीका लगाया. तो ये π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos h, ये माइनस π/2 आ गया ना, फिर ये h आ जाएगा और ये π/2 से π/2 हट जाएगा. अब अगर h 0 प्लस है तो व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ cos h? h तो -1 आ जाएगा वापस. ठीक है ना, ऐसे भी नहीं. इसके बाद नेक्स्ट E5 में को डाउट हो, अब हमने वो रिलेशन बताना है इसको. E5 के बाद पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर E1 में को डाउट हो, E1 में को डाउट, अगेन वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला तो है ही सही. अब हम कंटिन्यूटी चेक करके डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं ना, ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको ना, वरना वो एक तरीका पकड़ के भी बैठ सकते हैं अपन कि मैं तो सिर्फ फंडामेंटल मेथड से कर लूंगा हर बार, सब वहां से a और b सब अपने आप निकल जाते हैं ना. वरना ये ax स्क्वायर माइनस b था, और हमें दिया हुआ है कि mod x लेस देन 1, हमें ये दिया हुआ है ना. फिर आगे दिया हुआ है -1 अपॉन mod x, और फिर ये दिया हुआ है कि x 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, mod x 1 के बराबर 1 से बड़ा है. हम चाहते हैं कि 1 पे डिफरेंशिएबल आ जाए, तो मुझे a और b निकालना है. तो मैं क्या करूंगा, f डैश 1 प्लस निकालूंगा, f डैश 1 माइनस निकालूंगा, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और उनको बराबर कर दूंगा. तो एक तो उनको बराबर करने से a और b में इक्वेशन आएगी, और एक हो सकता है किसी एक को मुझे फोर्सफुली एग्जिस्ट कराना पड़े, उससे a और b में एक कंडीशन आ जाएगी. जैसे हमने क्लास में सवाल किया था ना, तो मैंने दोनों तरह से बताया था a और b वाला आपको. उसमें जब हमने फंडामेंटल से किया था तो शायद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एग्जिस्ट कराने के लिए हमें a और b में कंडीशन लिखनी पड़ी थी, और एक बार दोनों को अलग अलग निकाल के मैंने बराबर कर दिया था ना. फिर हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी निकाल के बताया था आपको. फिर एक एग्जाम्पल मैंने और कराया था जिसमें अगर हम कंटिन्यूटी का ध्यान नहीं रखते तो हमें लगता है कि वो डिफरेंशिएबल है, वो 2x और x² वाला. तो ये अब हम चाहें तो फंडामेंटल से निकाल ही सकते हैं. आप ये निकाल लो, कोई कंटिन्यूटी के बारे में मत सोचो. f डैश 1 प्लस ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों को बराबर कर दो. दो इक्वेशन चाहिए, दो अपने आप जनरेट हो जाएंगी इक्वेशन एक बार इनको बराबर करने से.
और एक बार इनको एग्जिस्ट करें ये कंडीशन लगाने से, या हमेशा करें डिफाइन कर लें। पहले अगर हम 1 पे डिफरेंशियल बनाना चाहते हैं तो पहले हमने ये देख लिया कि इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है जो 1 पर अनडिफाइंड हो। यहां 1 रखूंगा तो अनडिफाइंड होगा ही नहीं है, यहां 1 रखूंगा तब भी अनडिफाइंड नहीं है। तो मैं कंटिन्यूटी एंश्योर करके डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, डिफरेंशिएट। इसमें थोड़ा टाइम लगता है नो डाउट, लेकिन ये फंडामेंटल है, इससे गलती कभी नहीं होगी। गलती होगी तो हमसे ही होगी बस, है ना। तो इसको क्या करो, डिफाइन कर लो बस आप। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो डिफाइन कर रखा है मैंने, ax स्क्वायर माइनस बी, याद आएगा x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। ये कितना आ जाएगा, -1/x। कब आएगा, जब x 1 के बराबर 1 से बड़ा है। फिर आएगा x लेस देन इक्वल टू -1। इस तरह से फंक्शन को आसान भी कर लेना चाहिए अपने को, ताकि दिक्कत नहीं आए अपने को ना। तो ये आ गया हमारे पास 1/x, क्योंकि मॉड x क्या होगा, -x होगा। अब हमें 1 पर डिफरेंशिएबल करना है इसको, तो पहले 1 पर क्या बना दो, कंटिन्यूअस। तो 1 पर कंटिन्यूअस कैसे बताऊंगा, 1 पर वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। तो हम क्या करें भाई, फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो हम इन तीनों को बराबर कर देंगे ना, उससे कंटिन्यूटी एंश्योर हो जाएगी। क्योंकि हम चेक नहीं कर सकते कि कंटिन्यूअस है नहीं है, क्योंकि वो a और b पर डिपेंड कर रहा है। तो पहले मैं f(1) निकालूंगा, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहां से निकाल लिया। 1 प्लस b कहां से निकलेगा, 1 प्लस b यहां से निकलेगा, और 1 माइनस कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। तो क्या आ गया, a माइनस b आ गया। तो एक इक्वेशन आ गई, a माइनस बी इक्वल टू -1। और ये इक्वेशन यहां कैसे आती, वो किसी एक को एग्जिस्ट कराने के लिए कंडीशन लिखनी पड़ती है अपने को ना, तो उससे अपने आप आ जाती है। वो सवाल किया था ना हमने क्लास में, उसमें देखा था। अब हम क्या करें भाई, कंटिन्यूअस तो हो गया, आप डिफरेंशिएट कर दो बस इसको डायरेक्ट। तो एफ डेस एक्स इज कितना आ गया, 2ax। हमें 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ना, इसलिए 1 पे बराबर नहीं लगाएंगे। और ये कितना आ जाएगा, 1/x², x इज ग्रेटर देन 1। इससे मतलब ही नहीं अपने को वो तो -1 के आसपास है। अब 1 पे डिफरेंशिएबल कब होगा, व्हाट इज f dash 1 प्लस, फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, f dash 1 प्लस must be equal to f dash 1 minus. What is f dash 1 plus 1? What is f dash 1 minus 2 है, तो a is equal to हाफ, हाफ यहाँ रख देंगे, बस आ जाएगा फटाफट। ठीक है ना, तो अपने आप दो इक्वेशन आ गई। तो जब भी ऐसे सवाल को आसान भी करना है एक तरह से, मॉड वगैरह से कोई दिक्कत नहीं आया ना, इसलिए पहले आपने डिफाइन कर लिया, आसान कर। अब चाहे फंडामेंटल से करो तो भी ये काम आ सकता है, फंडामेंटल से नहीं करें तो भी काम आ सकता है। हमने पहले देख लिया कि ऐसी कोई टर्म नहीं है जो 1 पर अनडिफाइंड है, फिर पहले कंटिन्यूअस बनाया, उसके बाद फिर हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएबिलिटी को इंश्योर कर लिया। इसके बाद कौन सा है, E2 में कोई डाउट हो, इसके बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर, पार्ट 1 में नहीं है ना, पार्ट 2 में, पार्ट 2 का 4, पार्ट 2 का 4, पार्ट 4 का फर्स्ट, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4, मैथ्स 2 कॉलम 1 के ग्राफ बनाने थे हमें। तो किसी ग्राफ में डाउट हो, कौन से पूछ लिया मतलब आपने, यार इतना पढ़ाते हैं आपको, अपने आप बना लेते हैं यार कोशिश करके। थर्ड वाले में डाउट है आपको, थर्ड वाले में, थर्ड वाला बना के बताता हूं मैं आपको। हाँ क्या मतलब, मैथ्स 2 कॉलम 1 का फोर्थ वाले में डाउट है, तो जैसे फर्स्ट थर्ड सी वाला बनाया है, फोर्थ वाला बना सकते हैं अपन, उसको आसान कर लो आप, ताकि हमें दिक्कत नहीं आए। हमें π/2 से 2π तक में बनाना है, और हमारे पास एंगल क्या है, x/3। जहां भी कॉम्प्लिकेशन नजर आए ना, पहले आसान कर लो ताकि दिक्कत नहीं आए। तो हमने क्या करा, उस x/3 को हमने देखा भाई x हमारे पास कितना है, 2π से लेकर, और कितना है हमारे पास π/, कितना है 2π/2 है। तो x/3 क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा ना, x/3 हो जाएगा। अब इस x/3 को थीटा मान लो, सोचना करना सब आसान हो गया हमारे लिए ना। अब हमें क्या करना है, ग्राफ इसका बनाना है, y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा का ग्राफ बनाना है बस। इसमें थीटा क्या है हमारे पास, π/6 से लेकर 2π/3 के बीच में है ना। तो ये ग्राफ बनाने के लिए हम जानते हैं भाई, हमें जो कोसेक थीटा का ग्राफ है उसमें थीटा हमें इसी इंटरवल में ड्रॉ करना है, लेकिन हमने इसका ग्राफ 0 से π/2 में बना दिया, ये 0 से π/2 में बना दिया हमने ग्राफ इसका, ये इनफैक्ट 0 से π में बना लो। हम जानते हैं भाई, अगर मैं कोसेक एक्स, अगर मैं π/2 की बात करूंगा तो π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और यहां वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इनफाइनाइट, और यहां भी कितनी आएगी, इनफाइनाइट। तो डायग्राम विल लुक लाइक दिस। ये पहले सबसे पहले मैंने डायग्राम बना दिया है यहां तक, ये मैं जानता हूं। अब हमें कहां से कहां तक बनाना है,
π/6 से लेकर 2π/3 तक, तो π/6 का मतलब 30 डिग्री हो गया, तो π/6 में यहां मार्क कर लेता हूं 30 डिग्री का इंटरवल, फिर मैंने यहां मार्क कर लिया, फिर 30 डिग्री का मैंने यहां मार्क कर लिया, दैट इज 2π/3। तो मुझे यहां से यहां तक ग्राफ बनाना है इंटीग्रल पार्ट का। पहले मैं अंदर वाले का डायग्राम बना रहा हूं। अब π/6 पर वैल्यू कितनी आएगी, π/6 पर ये 2 होगा, तो ये 6 आ जाएगा ना। अब हम यहां से यहां तक पहले एक बार बाउंड्री बना रहे हैं, उसके बाद उन पॉइंट को मार्क करेंगे वेयर द फंक्शन विल बिकम इंटीजर, वो इंटीजर बनेगा। 6 आ गया हमारे पास। 6 के बाद अब यहां π/2 पर कितना आ रहा है, π/2 पर तो 3 आ रहा है, π/2 पर 3 आ रहा है हमारे पास। तो अब 3, 6 से 3 के बीच में कहीं ना कहीं 5 भी होगा, इसका मतलब कहां होगा इससे मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं 4 भी होगा। तो कहीं ये 5 होगा, तो भाई इस एंगल पर कहीं ना कहीं 5 आ जाएगा। यहां कहीं 4 होगा, तो इस एंगल पर कहीं 4 आ जाएगा। ये मत मानो कि वो π/3 पे जा रहा है ना, ये मत मानना कि वो π/3 पे जा रहा है, कहीं ना कहीं 4 भी आएगा। 4 के बाद 3 तो दिख ही रहा है कहां होगा। अब हम देख रहे हैं हमें 2π/3 तक जाना है, तो 2π/3 का मतलब 120। तो व्हाट इज कोसेक 120, 2/√3, साइन 120 का उल्टा 2/√3। तो 2/√3 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू √3 हो गया, और 2 इंटू √3 का मतलब 3.4 समथिंग, मतलब 4 पे नहीं पहुंचेगा वो ग्राफ, 4 पे नहीं पहुंचेगा, 3.4 समथिंग आएगा, 3.4 समथिंग। ये ऐसा बना दिया हमने, ये यहां तक आ गया। अब हम देख रहे हैं हमें सिर्फ इस इंटरवल का ग्राफ चाहिए, यहां से यहां तक का ग्राफ चाहिए, यानी हमें सिर्फ इसी ग्राफ पे फोकस करना है। अब यहां से यहां तक जहां जहां भी ये इंटीजर हुआ ना, उन पॉइंट को मार्क कर दिया। सबसे पहले देखो π/6 पर वैल्यू क्या आ रही है, इंटीजर 6 आ रही है, डार्क सर्कल। जो भी ये एंगल आएगा इस पर वैल्यू क्या आ रही है, 5, इस पर वैल्यू कितनी आ रही है, 4, इस पर वैल्यू कितनी आ रही है, 3, पर उसके बाद 4 तो मिलेगा नहीं दोबारा अपने को, क्योंकि 2π/3 तक मुझे डायग्राम बनाना है बस। अब हम देख रहे हैं जो पॉइंट जहां इंटीजर हो रहा था उनको मार्क कर लिया, अब उनके बीच में डायग्राम बना रहा हूं मैं, है ना। जैसे हम देख रहे हैं भाई जो भी वैल्यू है हमारे पास, इसको मैं जो भी वैल्यू मान लूं, इसको जो भी एंगल मान लें, कुछ θ1 मान लें या θ2 मान लें, इसको ये नहीं बोल रहा कि π/3 हो, एकदम π/3 पर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं अब मुझे इन दो पॉइंट के बीच में डायग्राम बनाना है, तो यहाँ 6 है यहाँ 5 है, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ 6 के नीचे आ गया और 5 के ऊपर ऊपर आ गया, तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, तो यहाँ हॉलो सर्कल आ जाएगा बस, और ये y बराबर 5 बन गया है, y बराबर 5। आगे समझ में। फिर अब ग्राफ 5 के नीचे 4 के ऊपर ऊपर है, तो अब ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब ग्राफ यहां से तक आ गया, 4 के नीचे आ गया, 3 के ऊपर ऊपर है, 3 बन जाएगा। अब यहां देखें अपन यहां से यहां तक जा रहे हैं, लेकिन ग्राफ 3.4 के नीचे रहेगा, या 3.4, तो इंटीग्रल पार्ट कितना आ गया, 3 आ जाएगा, तो बस यहां तक 3 आ जाएगा, बस ये रुक गया अपन यहां पर, ये ग्राफ बन जाएगा, दिस इज द ग्राफ, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और क्या था, बस ये थे एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, तो शीट में हमारे ना एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 सवाल नंबर 11। मैंने शायद बताया भी था आपको ना, दो तरह से बताया था, एक्सपेंशन से भी बताया था, और मैंने एक्सप्रेशन समझाया भी था आपको। देखो आप एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 11, वैसे सवाल है वो, बस यहाँ 10x है, वहां x के पावर, यहाँ 10x को क्या करा था हमने, 10x/x x कर दिया था ना, वहां उन्होंने a पूछ लिया, या उन्होंने लिमिट पूछी थी ना, या 1 + x है, वहां 1 - x है, तो या तो एक्सपेंशन से कर लो, वो जो 1 + x होल पावर 1/x का जो एक्सपेंशन है, उसमें x की जगह क्या रख दो, -x रख दो, या तो एक्सपेंशन से कर लो, या मैंने जो तरीका बताया था उससे भी कर सकते हैं, और उससे करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उसको लिख दो e⁻⁴ 1/x इंटू ln ऑफ 1 - x। आगे क्या लिखा है, -e⁻⁻1। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है x की पावर है, लिमिट क्या है हमारे पास, x अप्रोचिंग टू 0, ये निकालना है। और हमें दे रखा है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर a फॉर विद द राइट हैंड लिमिट, यानी 0+ की बात कर रहे हैं, और वो दे रखा है दैट इज नॉन जीरो रियल नंबर, वो आना चाहिए हमारे पास। बस वो सेम सवाल है, देखो अब मैंने ऐसे लिख लिया। अब हम लिमिट लगाने पर कि अगर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, तो लिमिट व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस, -1, तो लिमिट निकालना आता है ना, ये भी सवाल करा रखा है, ये भी मैंने करा रखा है क्लास में, ये इसमें ये -1 था, यहाँ -1 था, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस एंड व्हाट दिस लिमिट इज, माइनस, क्योंकि यहाँ -x करूंगा तो फिर यहाँ माइनस करूंगा, और ये लिमिट कितनी हो गई
1 हो जाएगी, 1 से -1 आ जाएगा। तो ये -1 पे अप्रोच कर रहा है अभी, लेकिन अगर ये बेस कांस्टेंट है तो ये कहाँ अप्रोच करना चाहिए? 0 पर। उसके लिए मुझे यहाँ क्या चाहिए? 1। तो e की पावर -1 को बाहर निकाल लो। ये मैंने e की पावर -1 को बाहर निकाल लिया, ये हमने e की पावर -1 को बाहर निकाल लिया, e की पावर -1 को बाहर निकाल लो। तो ये मैंने e रेस्ट पावर -1 को बाहर निकाल लिया, मतलब कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब हम डिवाइड कर दिया, तो पावर क्या हो जाएगी ऊपर? +1। और यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 1 आ जाएगा, बस ये 1 आ गया। तो ये इस तरह लिमिट बन जाएगी हमारे पास। लिमिट लगाने पर ये कहाँ अप्रोच कर रहा था? -1 पर। ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? 1 पर। तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? तो जैसे ही मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को नीचे बनाऊंगा बाय यूजिंग स्टेलर लिमिट, ये कितना बन जाएगा? पर ये सब बता रखा है मैंने आपको, उस सवाल को बताया ना, नंबर भी बताया मैंने आपको। तो ये मैंने सेम एक्सप्रेशन नीचे क्रिएट कर लिया। नीचे क्रिएट करते हुए 1 हो गया, लेकिन उसको नीचे क्रिएट करने के लिए मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा? वापस वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने नीचे क्रिएट किया, नीचे क्रिएट करते हुए 1 बन जाएगा। ये हमने नीचे क्रिएट कर लिया उसको, ये हमने नीचे क्रिएट कर लिया उस एक्सप्रेशन को, जो पावर है ना उसको मैंने नीचे क्रिएट कर लिया। और नीचे क्रिएट करने के बाद इसको मैंने ऊपर भी क्रिएट कर लिया। तो ऊपर कितना हो गया? ln ऑफ 1 - x अपॉन x +1। और नीचे कितना था हमारे पास? x टू द पावर a था। तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। ये लिमिट कितनी आ गई? 1। अब तो बस वो मैनेज करना है अपने को कि वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए वो ना। तो हमने क्या करा? उसका एलसीएम ले लिया। जैसे हमने एलसीएम लिया तो ये लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस चल रहा है, और वो कितना आ रहा है? e रेज़ टू पावर -1। और वो कितना हो गया? ln ऑफ 1 - x प्लस x अपॉन x टू द पावर a +1 हो जाएगा ना। मतलब एक्सपेंशन लगा दो। ln 1 + x का एक्सपेंशन जानते हैं हम, उसमें क्या रखेंगे? x की जगह -x रख देंगे ना। तो एक्सपेंशन कितना आ गया? -x (x²/2 -x3/3 एंड माइनस एंड सो ऑन। ये तो एक्सपेंशन हो गया। ये +x लिखा हुआ है और नीचे कितना है? x टू द पावर a +1। तो इस x से x हट जाएगा। ये तो नॉन जीरो ही है। अब हम चाहते हैं लिमिट नॉन जीरो आए, तो फिर जो a +1 है वो 2 होना चाहिए, क्योंकि अगर a +1 3 हो जाएगा ना, तो फिर हम देख रहे हैं x² से x² तो कट जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर। और अगर ये 1 हो जाएगा तो फिर लिमिट 0 आ जाएगी। इसलिए a +1 को एग्जैक्टली 2 होना पड़ेगा, कि a +1 2 होते ही ये x² रहेगा, ऊपर भी x² है, x² कॉमन लेके x² को तो काट देंगे, और कितना बचेगा? -12, है ना। और वो लिमिट आ जाएगी -1/2e। लेकिन लिमिट से मतलब नहीं, वो तो बोल रहे हैं बस a निकालो कि नॉन जीरो आ जाए। और ये लिमिट नॉन जीरो तब आएगी जब a +1 की वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। a = 1, है ना। ये थे बस शायद। तो आगे चलते हैं ना हम। तो हम वो आगे थे रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह पर आ गए थे, और वो कोई सवाल दिया था मैंने ना शायद, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हो गया होगा वो तो ना, वो तो हो जाता है फटाफट। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट निकालनी है अपने को, और क्या वो हमें इसका निकालना था ना। तो f(x) = कितना आ गया वो? लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस h अप्रोचिंग टू 0 sin स्क्वायर x प्लस h माइनस का sin स्क्वायर x अपॉन h। ये ऐसा आ गया बस, है ना। sin स्क्वायर x का निकालना था हमें, बस लिख दिया उसको ना। fx बराबर sin स्क्वायर x हो गया, और वो f(x प्लस h) ये दिया था मैंने करने के लिए आपको। कॉस था क्या? कॉस स्क्वायर कर दो, ये कॉस स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर। और आंसर पता ही है हमें, क्योंकि वो जो फॉर्मूला होता है ना, उससे हम जानते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। आंसर आने वाला है -sin2x। डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x इज -sin2x। आंसर यह ना, बस इसमें लिमिट लगानी है अपने को। तो ये 0/0 बन रहा है, तो cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसको sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b में कन्वर्ट कर दो, बस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b में कन्वर्ट कर दो। तो इससे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, और ये कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर ऑफ x प्लस h। ये ऐसा आ जाएगा बस। अब sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा -sin2 आ जाएगा ना। लिमिट पड़ी रखी है हमने बहुत सारी। एक √sin x था, तो उसको रेशनलाइज कर दो ऊपर नीचे, उसका भी आंसर पता है, cos x अपॉन 2 cos x। कर पा रहे हैं ना, ये बोर्ड में आ सकता है, जेई में कहीं काम नहीं आएगा, ये बोर्ड में डिराइव करने के लिए आ सकता है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, इसलिए अपन सवाल कर रहे हैं ना। यही थे बस शायद, है ना। तो आगे चलते हैं अपन। तो वो मैंने कुछ लिखाया था आपको ना,
relation between continuity and differentiability. लिखे examine the differentiability of y is equal to या fx is equal to, examine the differentiability of fx is equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square. इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है अपने को। इस सब में बता चुका आपको पहले कहीं ना कहीं, ये रट रखा है हमने ना, वरना टाइम बहुत बर्बाद होगा ना। 3 हमने रट रखे हैं, इन सबको निकाल के बताया, उन 3 के अलावा भी मैंने निकाल के बताए, लेकिन ये 3 हमें याद रखना है ना, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन तक काम आएंगे हमारे, बार बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काम आते रहेगी ना। और हम जानते हैं 2 जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना, उसका ग्राफ बनता है ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा बन जाता है, द ग्राफ इज दिस लाइक दिस, ऑड फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसा बन जाता है, ये आता है x इक्वल टू 1 और ये आता है x इक्वल टू -1। ये बना रखा है हमने, कॉपी में बना हुआ आपके ग्राफ, और ये कहने के लिख रखा होगा आपने अपने हाथ से कि ये 2 जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन बच्चे याद नहीं रखते, पता नहीं क्या बात है। तो ये कुछ करना नहीं है अपने को, सब हमने पढ़ रखा है, डायरेक्ट इसको ऐसे लिखना है बस ना भैया। तो मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूं, यानी हमने जब कंटिन्यूटी लिखवाया था ना, तो थ्योरम नंबर 1 में लिखवाया था ऑल पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस इन द डोमेन। लेकिन जैसे डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम पर आएंगे तो उस फर्स्ट पॉइंट में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल हो। जैसे हमने इसकी डिफरेंशिएशन जानते हैं, 2 tan इनवर्स x is less than equal to 1, greater than equal to -1, pi minus 2 tan inverse x. If x is less than infinity greater than 1, minus pi minus 2 tan inverse x. ये सब निकाल के बताए रखा है आपको मैंने, x is less than -1, greater than minus infinity. अब अभी हमने सीखा है कि भाई फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये तो फंडामेंटल तरीका लगाओ आप, है ना, या हमें फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी में डाउट कहां आ सकता है बताओ आप। जहां फंक्शन टूटेगा वहीं तो डाउट आएगा, जहां वो डिसकंटिन्यूअस होगा वहां डाउट आ सकता है हमें, हालांकि जहां कंटिन्यूअस होगा वहां भी हो सकता है वो नॉन डिफरेंशिएबल आए, लेकिन हमें अगर डाउट है, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स x क्या होता है, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। किससे मालूम पड़ा? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x? हमेशा डिफाइन है वो। जैसे sin इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखो आप 1 अपॉन अंडर रूट, तो 1 पर और -1 पर वो डिफाइन नहीं है, 1 पर -1 पर डिफरेंशिएबल। तो ये ग्राफ स्मूथ होता है हमेशा, tan इनवर्स x का ग्राफ हमेशा स्मूथ होता है। ये ग्राफ है tan इनवर्स x का, ये स्मूथ है ना, तो ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है x बिलोंग्स टू r के लिए। तो ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल। डाउट कहां है हमें? 1 या -1 पर डाउट, क्योंकि वहां डिफरेंशिएशन चेंज हो रही है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें 1 और -1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना। ग्राफ भी हम जानते हैं, हमें अगर कहीं शार्प कॉर्नर कहीं लग रहा है तो यहां डाउट है भाई ये शार्प है ना, यहां डाउट है भाई ये शार्प है, हो सकता है यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होना, लाइन तो है नहीं कि अपन एकदम एक्यूरेटली के पाए ना। तो हमने क्या करा, इसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाने की जगह हमने पहले कंटिन्यूटी को इंश्योर कर लिया। अगर हम ग्राफ जानते हैं तो हमें वो भी इंश्योर करने की जरूरत नहीं है कि हम दिख रहा है साफ साफ 1 पर कंटिन्यूअस है, वरना वो चेक कर लेंगे भाई हम। 1 पर चेक करो, 1 पर वैल्यू क्या आएगी? π/2। 1 माइनस पर क्या आएगी? π/2। 1 प्लस पे कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। 1 प्लस पर ये कितना होगा? π/4, π/2, पाई माइनस π/2, π/2 आ जाएगा। 1 पर कंटिन्यूअस है, वो तो चेक करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है, एक डायग्राम भी रट रखा है इसका हमने ना। तो ये 1 पर भी कंटिन्यूअस है और -1 पर भी कंटिन्यूअस है। अब अगर कंटिन्यूअस है, एक चीज इंश्योर कर ली, अब ये देखना है कि ऐसा कोई टर्म तो नहीं है जो 1 पर और -1 पर अनडिफाइंड हो, ऐसा भी कोई टर्म नहीं है इसमें। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट प्रिंसिपल की जगह हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो ना। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, f(x) = ये कितना आएगा? 2/1 + x²। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो इक्वलिटी को हटा देंगे यहां से ना, यहां से कितना आ जाएगा? -2/1 + x²। -2/1 + x²। मतलब f'1+ निकाल लो, कंटिन्यूटी हमने इंश्योर कर ली। f'1+, व्हाट इज f'1+? कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। क्या करें, बस 1 रख दें इसमें, अब तो क्या कितना आएगा? -1। f'1 -
वन माइनस कहां से आएगा? यहां से आएगा ना, यहां क्या करेंगे, वन रख देंगे, यहां से कितना आ गया, वन, नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना? ऐसे माइनस वन पे निकाल लेंगे, ऐसे माइनस वन पे निकाल लेंगे, सिंस एफ डैश माइनस वन प्लस, माइनस वन से बड़ा नंबर यहां आएगा, तो यहां एक्स की जगह माइनस वन रख दो बस, एफ डैश माइनस वन माइनस, वो यहां आएगा, तो यहां माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन आएगा, अगेन नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन आ रहा है, ये अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है, लेकिन डोमेन में लाई करने वाला कुछ पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है ना, इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं ना। तो ये फटाफट हमने डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करके निकाल लिया ना, और ऐसे चेक करके देख लिया ना। ठीक है, एक और लिखें एक सवाल। let fx is equal to let fx is equal to x square into e raised to power 2 into x minus 1 a into signum of x plus 1 into cos of 2x minus 2 plus bx square, and this is definition for x is less than equal to 1 greater than equal to 0, and this is for x less than 2 less than equal to 2 and greater than 1. let fx is this, ये fx define कर रखा है. Now find the possible value of a and b if function is differentiable at x is equal to 1. Then find the possible value of a and b. The function is differentiable at x is equal to 1. 1 पर डिफरेंशिएबल है और हमें a और b निकालना है ना. तो जब भी ऐसे सवाल आए, पहले अगर आपको लगता हो कि मैं फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए ना, चाहे हम सवाल फर्स्ट फंडामेंटल मेथड से करें चाहे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके करें, जब भी पॉसिबिलिटी लगे कि थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश जरूर करें ना, वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा हमारे, ऐसी बात नहीं है ना, चाहे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करें फंडामेंटल मेथड से करें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके करें, जब भी लगे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है ना. दो इक्वेशन चाहिए मुझे ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए. हम या तो फंडामेंटल रूल का इस्तेमाल करेंगे, तो एफ डैश वन प्लस और एफ डैश वन माइनस को एडजस्ट कराएंगे और बराबर कर देंगे, या हम ये सीख रहे हैं कि भाई अगर संभव हो तो डिफरेंशिएट करके भी हम डिफरेंशिएबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन जब डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएबिलिटी को इंश्योर करेंगे तो उसके लिए दो चीजें देखनी पड़ेगी. सबसे पहले वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए, नहीं होगा तो बना देंगे उसको, और सेकंड चीज उस फंक्शन में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए जो उस पॉइंट पर अनडिफाइंड हो, जो उस पॉइंट पर अनडिफाइंड हो. तो a इज इक्वल टू माइनस वन एंड b बराबर टू, a इज इक्वल टू माइनस वन एंड b इज इक्वल टू 2. तो हम देख रहे हैं भाई
क्या इस फंक्शन में ऐसा कोई टर्म है जो 1 पर अनडिफाइंड हो? 1/x-1 आ रहा हो, 1/x² -1 आ रहा हो, 1/mod x-1 आ रहा हो, ऐसा कोई टर्म हो जो अनडिफाइंड नहीं है। तो एक तो वो टेंशन तो नहीं है। अब इसको कंटिन्यूस बना दो, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ ए और बी हमारे पास है। तो मैं इसको कंटिन्यूस बना दूंगा, फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके एक बार f'1+ निकाल लूंगा, एक बार f'1-, दोनों को बराबर कर दूंगा, उसमें टाइम कम लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं भाई x 1 से 2 के बीच में है, तो ये क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव, यानी ये बेकार लिखा हुआ है, बट इज सिग्नम ऑफ पॉजिटिव 1। तो ये मैंने काम किया। पहले मॉड वर्ड होता तो मैं मॉड को डिफाइन कर लेता, ताकि डिफरेंशिएट भी करना पड़े तो मुझे दिक्कत नहीं आती है ना। इंटीग्रल पार्ट वगैरह हो तो उसको डिफाइन कर लो, ताकि डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं आए ना। तो सबसे पहले हमने इसको हटा दिया यहाँ से, क्योंकि ये तो 1 लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है बस ना, तो ये मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, मैंने ए को यहाँ कर लिख लिया बस। अब हम पहले कंटिन्यूटी इंश्योर कर रहे हैं, तो पहले क्या करें, 1 पर वैल्यू निकालें। 1 पर वैल्यू क्या आएगी? f(1) निकाल लूंगा, f(1- निकाल लूंगा और f(1+) निकाल लूंगा, इनको बराबर कर दूंगा, जिससे कंटिन्यूटी इंश्योर हो जाएगी। 1 पर वैल्यू यहां से आएगी, कितनी आ रही है? 1 आ रही है। 1- पर भी यहां से आएगा, ये भी 1 आ जाएगा। 1+ यहां से आएगा, इसमें 1 रख दो, तो कितना आ गया? a+b आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बस। तो डिफरेंशिएट करने पर कितना आ रहा है? ये आएगा f'(x). 1 पर इंटरेस्टेड है हम, तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने यहाँ ना, x² को किया 2x इंटू e⁻² इंटू x-1। अब x² मेंटेन रहेगा, और वो कितना आएगा? e⁻² इंटू x-1। अब 2x-1 को करेंगे तो 2 आ जाएगा, और लिख देंगे भाई x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। 0 पर चाहे तो बराबर लगा दें, क्योंकि अपन 0 पर इंटरेस्टेड नहीं है, डिफरेंशिएबल है तो भी इंटरेस्टेड नहीं है तो भी डिफरेंशिएट इंटरेस्टेड नहीं है। 1 पर इक्विलिटी लगाई हमने, क्योंकि 1 पर इसको डिफरेंशिएबल बना रहे हैं अभी अपन है ना। इसके बाद अब यहाँ आ गए, तो ये आएगा -2a साइन ऑफ 2x-2 एंड प्लस 2bx, क्योंकि कॉस का तो क्या आएगा? माइनस साइन, फिर 2x-2 को दोबारा करेंगे तो 2x का 2 आ जाएगा, सही है ना। और bx² का 2bx आ गया, और यहां आ गया हमारा x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1। अब f'1+ कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा, और f'1- वहां से निकलेगा। तो सिंस f'1+ इज इक्वल टू 1+ निकलेगा यहां से, तो कितना आ गया? 1 रख दो बस इसमें, 2b, और f'1- 1 आएगा यहां से, तो x बराबर 1 लिखा तो 2 आ गया, x बराबर 1 लिखा 2 आ गया, 4 आ गया। एंड फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल इनको बराबर कर दो, तो b बराबर आ गया 2 और a इज इक्वल टू, ऐसा नहीं कि इससे आएगा, फंडामेंटल से भी आएगा ये। फंडामेंटल जब प्रिंसिपल लगाऊंगा ना, तो उसमें ये इक्वेशन अपने आप आ जाएगी। किसी एक डेरिवेटिव को मैं जब एग्जिस्ट कराने लगूंगा तो उससे अपने आप एक कंडीशन आ जाएगी, और एक उन दोनों को बराबर इक्वेट करने से आ जाएगी। और जब भी ये एडवांटेज मिलेगी, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं उन दोनों चीजों को इंश्योर करने के बाद, तो अपन इसका एडवांटेज ले सकते हैं ना। ठीक है ना। लिखें, एक सवाल फिर लिखें, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x) इज इक्वल टू 1/1 + mod x at x बराबर 0। Examine the differentiability of this function at x बराबर 0। तो अब देखो, हम या तो फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाएं, तो लगा देना, या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं ना, है ना, ये भी कर सकते हैं। बता रहा हूं मैं, सवाल करके बता ही रहा हूं बार बार आपको ना। जब भी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, वो एडवांटेज मिल सकता हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। फंडामेंटल रूल को भी पकड़ सकते हैं, हर बार उससे ही बैठ सकते हैं। अभी हमने कल रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी देखा था, और हमें पता है कि जब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो वो डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के पहले
हम उस फंक्शन की उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर लें, और अगर लकीली वो डिसकंटिन्यूस आ गया तो एक तो काम आसान हो जाएगा और डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करनी पड़ेगी। बस ये हो सकता है कि वो कंटिन्यूस आ जाए, तो जब फंक्शन कंटिन्यूस आ जाएगा तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि वो डिफरेंशियबल है, तो वहां काम 2 बार करना पड़ सकता है अपने को। अगर वो कंटिन्यूस आ गया तो डिफरेंशियबिलिटी हमें अलग से भी चेक करनी पड़ सकती है, लेकिन लकीली अगर वो डिसकंटिन्यूस आ जाएगा तो वहीं काम खत्म हो जाएगा और बोल देंगे भाई डिफरेंशियबल नहीं हो सकता है ना। और हमें ये जानते हैं तो कंटिन्यूस है, चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, नीचे वाला भी क्या है, और अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऊपर नीचे वाला और जो ओवरऑल क्वेश्चन फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो कंटिन्यूस तो है। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी मुझे चेक करनी है, या तो मैं क्या करूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल लगा दूं, एफ डैश जीरो प्लस निकाल लूं, क्योंकि ये इवन फंक्शन भी है, ये इवन फंक्शन है, सिर्फ एफ डैश जीरो प्लस निकालने से मेरा काम चल जाएगा। और अगर वो जीरो आ गया तो फंक्शन डिफरेंशियबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशियबल। तो अगर मान लो मैं ये निकालना चाहूं एफ डैश जीरो प्लस, तो एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, वन साइडेड डेरिवेटिव से काम चल जाएगा। और क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एफ ऑफ जीरो, व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, 1 अपॉन एच। बस ये लिमिट निकाल लेता हूं मैंने, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, फंक्शन जो भी है वो यही है हमारे पास, इसलिए एफ ऑफ एच भी मैं यहीं से निकालूंगा ना, है ना, यही फंक्शन है हमारे पास, इसके लिए चेक करना है ना। तो कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस मॉड एच आ गए, -1 की जगह -1 है, एच की जगह एच आ गया। अब अगर एच जीरो प्लस है तो ये कितना है, पॉजिटिव, यानी क्या है, एच लिखा हुआ है ना, पर इसका एलसीएम भी ले लो और ऊपर मैनिपुलेट भी कर लो उसको ना, एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एच -1 अपॉन एच। एक बार ऐसा लिख लिया और एक बार इसको एलसीएम लेके निकाल लो, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, ये आ जाएगा 1 -1 माइनस एच अपॉन एच इंटू 1 प्लस एच, 1 से 1 हट जाएगा। व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू इज -1, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये इवन है, 1 साइड डेरिवेटिव निकाल लिया ना। आगे समझ में, यहां हम ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस हमने इंश्योर कर लिया, दिख रहा है, ऐसा कोई टर्म भी नहीं है जो जीरो पर अनडिफाइंड है। 1 अपॉन मॉड एक्स होता ना, तब तो जीरो पर क्या होता, अनडिफाइंड, तब तो मैं फंडामेंटली लगाता। तरीके बता रहा हूं मैं तो आपको, फिर चॉइस हमारी है, हम कैसे भी चेक करना चाहें, मॉड वॉड है, डिफाइन भी कर सकते हैं हम चाहें तो, ऐसे भी कर सकते हैं ना, या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर लें। तो डिफाइन करके कैसे करेंगे भाई, डिफाइन करके कंटिन्यूस, क्योंकि हमने चेक कर लिया डायरेक्ट, और ऐसा कोई टर्म भी नहीं है जो अनडिफाइंड है, तो इसको डिफाइन करके निकाल सकता हूं मैं चाहूं तो। चेक मुझे जीरो पे करना है, तो एक बार मैंने एक्स को जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा मान लिया, तो ये कितना आ गया, एक्स प्लस 1 आ गया, और एक बार एक्स को लेस देन जीरो मान लो, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब कंटिन्यूस तो हमने चेक कर लिया था, अब ऐसा कोई टर्म भी नहीं जो जीरो पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो और वहां से पता लगा लो। तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करने पर ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हम जीरो पर चेक कर रहे हैं इसलिए बराबर नहीं लगाएंगे, है ना, ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से लेस देन जीरो। मतलब यहां से एफ डे जीरो प्लस निकाल लो और एफ डे जीरो माइनस निकाल लो, तो ये समझ में आ गया ना, सही लिखा है मैंने ये, एफ डैश जीरो प्लस, तो जीरो प्लस कहां से आएगा, नीचे से आएगा ना, ऊपर से आ जाएगा -1, जीरो रख दिया बस हमने यहाँ, और अगर मैं एफ डैश जीरो माइनस निकालूंगा 1 आ जाएगा। या फंडामेंटल से भी निकाल सकते हैं, फंडामेंटल से हर बार निकाल सकते हैं अपन, ये तो मैन मेड टेक्निक है, कई बार ये आसान रहती है, इस चीज को बताया जाता है ना, अदरवाइज तो अपन हर बार उससे निकालेंगे, हर बार उससे सही आएगा ना। एक और लिखें, एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, examine the differentiability of fx is equal to x into e raised to power integral part of x plus mod of x minus 2 upon integral part of x plus fractional part of 2x. X is not equal to 0, -1, x is equal to 0 एट x बराबर 0। इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है मैं x बराबर 0 पर। तो जिससे भी डर लग रहा है उसको एक एक टर्म को फोकस करते जाएंगे और उसको आसान करते जाएंगे। या x नॉन जीरो है तो डेफिनेशन ये है, और अगर x जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। हमें इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी x बराबर 0 पर चेक करनी है ना। अब वो एडवांटेज ले सकते हैं आप रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, कि मैं पहले ये चेक कर लूं कि कंटिन्यूस भी है नहीं है, और लकीली अगर डिसकंटिन्यूस आ गया
तो डिफरेंशियलिटी मुझे चेक नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस आ गया फिर एक बार और काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी हम बहुत तेजी से चेक कर सकते हैं, हम डायरेक्ट डिफरेंशियलिटी भी चेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, लेकिन अगर वो डिसकंटिन्यूस आ गया फिर हमें डिफरेंशियलिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो वो तो हमारा रिस्क है फिर, है ना भाई, वो मैंने पहले वो निकाला, उसमें भी टाइम लगा, फिर वो निकालना पड़ा। लक वाली बात भी हो सकता है डिसकंटिन्यूस आ जाए तो मुझे चेक ही नहीं करना पड़ेगा। ये -2 नीचे लिखा हुआ है, पावर में नहीं ऊपर, है ना, यानी ये एक टर्म हो गया ए की पावर अल्फा -2 लिखा हुआ है वो ना। नीचे वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x है ना, वो सब वो मेंशन करेंगे वहां, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। वो तो हम यहाँ बार बार लिखते हैं इसलिए लिखते नहीं है यहाँ ना, बोल देते हैं भाई ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट है। तो फॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यूस आ रहा है ना, तो वो हमारा लक है कि भाई डिसकंटिन्यूस आ गया है ना, तो बच जाएंगे अपन उससे ना। और कंटिन्यूस आया था तो अपन ये नहीं बोल सकते थे कि डिफरेंशियबल था, तो फिर हमें वो भी चेक करना पड़ता है ना। या हम चाहे तो हम डायरेक्ट डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, रूल है बस उसको फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो अपन आसानी से दिख रहा हो डिसकंटिन्यूस है तो मत करो चेक। अब इसमें वही हम पहले एफ डैश 0+ निकालेंगे ना, एफ डैश 0+, हम निकालेंगे एफ डैश 0+। तो पहले फॉर्मूला लिख दो उसका ना, h अप्रोचिंग टू 0+, f ऑफ 0+h माइनस का f ऑफ 0 अपॉन h, f ऑफ 0 लिखा हुआ है साफ साफ लिख दिया हमने ना। अब हम देख रहे हैं भाई h अप्रोचिंग 0+ में h 0+ है, यानी ये नॉन जीरो है, और जब भी x नॉन जीरो होगा ना तो हमें ये डेफिनेशन यूज करनी है। तो f ऑफ h निकालने के लिए यहां हम x की जगह क्या करेंगे, h रख देंगे ना, तो यहां x की जगह हमने h रख दिया ना, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0+, हम h रख रहे हैं तो ये आ गया, x की जगह h रखा, फिर e रेज़ टू पावर, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ h बन जाएगा, ये मॉड h बन जाएगा, -2 रहेगा, है ना। फिर हमारे पास ये, इसको रब कर देता हूं मैं, यहां से दिख ही रहा है हमें, और ये कितना आ गया, ये तो हमने ये लिखा, और नीचे कितना आएगा अपॉन, दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2h, ये तो ये कवर कर लिया। अब ये कितना आ गया +1 अपॉन h, ये ऐसा आ जाएगा ना, ऐसे लिख लिया इसको हमने। मतलब एक एक टर्म पे फोकस करना है हमें, h 0+ है तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ h क्या हो गया, x z 0 हो गया, x z 0 हटा दो उसको यहां से ना, ये तो हट गया भाई यहां से ना, यहां से इसको भी हटा दिया हमने, ये भी हट जाएगा यहां से ना। अब अगर h 0+ है तो बड़ी मॉड h इज h, इस मॉड को भी हटा दिया हमने, ये एक पर पावर क्या रह गई, बस h रह गई बस पावर। अब फ्रैक्शनल पार्ट बचा हमारे पास, तो हम देख रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h को मैं लिख सकता हूं 2h माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2h, और अगर h 0+ है तो ये भी 0+ है, तो ये एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, 2h लिख सकते हैं, इसको भी आया समझ में, इसको भी 2h लिख दिया हमने, तो ये 2h आ गया हमारे पास, दिस इज 2h। मतलब सब सिंप्लीफाई हो गया इसमें ना, जिससे भी डर लग रहा था वो सबको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब इसमें हम देख सकते हैं h हमारे पास 0+ है, मतलब h क्या है, नॉन जीरो है, तो इस नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से काट दो, काट सकते हैं इसको, तो कट रहा है ना, मतलब इसका एलसीएम ले लो ना। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0+, h अप्रोचिंग टू 0+, कितना आ जाएगा, e रेज़ टू पावर h -2 + 2 अपॉन 2h, and it will become limit h approaching to 0+ e रेज़ टू पावर h अपॉन 2h। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है इसमें, देखो अगर h 0+ है तो व्हाट इज e की पावर 0, 1, तो 1 अपॉन 0+ प्लस इन्फिनिटी। अब इसमें अगर ये प्लस इन्फिनिटी आया ना, अब जैसे मान लो मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी हो, ये तो मालूम पड़ गया डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, ये तो मालूम पड़ गया क्योंकि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब इसकी कंटिन्यूटी मान लो मुझे चेक करनी होती तो मैं कंटिन्यूटी के बारे में क्या बोलूंगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर दोनों डेरिवेटिव में से अगर कम से कम कोई एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी, है ना।
जैसे x की पावर 2/3 के केस में, 1/3 के केस में, x की पावर 1/3 के केस में वो क्या आता है, कंटिन्यूस आ जाता है, लेकिन सिग्नम के केस में वो डिसकंटिन्यूस। कल बताया था मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको। तो हम जानते हैं अगर मैंने पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक की तो इसके इनफाइनाइट आने से मुझे मालूम पड़ गया डिफरेंशियबल नहीं हो सकता, मुझे दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है, वो हो सकता है एफ डैश 0 - भी पूछ लें एक ऑप्शन में कि वो कितना आ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है तो हमें इसके बाद आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो साथ में कंटिन्यूटी भी पूछ रहे हैं तो हमें यहां से कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते कि कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी, तो मुझे कंटिन्यूटी भी अलग से चेक करनी पड़ेगी इसमें ना, वो आ भी सकता है और नहीं भी है ना, लेकिन डिफरेंशियबल नहीं आ सकता ना। घर जाके ये भी निकालने की कोशिश करें एफ डैश 0 ये भी निकालने की कोशिश करें, हालांकि इस रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी एक ऑप्शन में पूछ लें वो कि एफ डैश 0 निकाल के बताओ ना, तो निकाल सकते हैं ना। अब कंटिन्यूटी चेक करता ना अगर मैं, तो कंटिन्यूटी चेक करना बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं इसमें ना, और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यूटी निकालता तो ये एफ एक्स था हमारे पास, ये हमारे पास एफ एक्स था, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है, -1। अब निकाल लेंगे एफ ऑफ 0+, तो एफ ऑफ 0+ का मतलब क्या होगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0+, और एफ एक्स, और जब x 0+ है तो एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स ही आ जाएगा हमारे पास, और इस एफ एक्स को कॉपी कर लेंगे हम, e raised to power integral part of x plus mod of x -2 upon integral part of x plus fractional part of 2x। बस ये लिख दिया हमने, ये फंक्शन आ गया हमारे पास। बस अब तो निकाल लेंगे, अपनी सिंप्लीफाई कर लिया था हमने। 0+ पे ये कितना आ गया 0, ये कितना रहेगा x, ये कितना रहेगा 0, ये कितना आया था 2x, बस इसको लिख दिया और कैलकुलेट कर लिया, तो वो x तो x रहा, वो e raised to power कितना बन गया x, -2 की जगह -2 रहा, ये कितना बन गया 2x, और इस x से x कट जाएगा। अब लिमिट लगाएंगे तो x e की पावर 0 1, तो ऊपर कितना आया -1 और नीचे कितना आया 2, तो -12, एंड द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो फिर अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो तो थोड़ा लक है अपना कि भाई अगर अपने कंटिन्यूटी चेक की और डिसकंटिन्यूअस आ गया तो मत चेक उसको ना। डिफरेंशियबिलिटी से भी हम कई बार कमेंट नहीं कर पाते, जैसे यहाँ भी हम अगर पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करता तो डिफरेंशियबल नहीं आया, लेकिन कंटिन्यूटी के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता था, वो तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो, एक 1 आ रहा हो एक -1 आ रहा हो, तो डिफरेंशियबल तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कंटिन्यूस हो जाएगा ना। समझ में आ गया ना, तो वो दिमाग में है हमारे बात, उसको निकाल सकते हैं। आगे लिखें नेक्स्ट, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी तो सेम थ्योरम होती है, बस मैं कंटिन्यूटी की जगह डिफरेंशियबिलिटी वर्ड यूज करूंगा ना, सारे के सारे पॉइंट वही हैं जो मैंने वहां लिखाए थे आपको ना, तो जल्दी जल्दी लिखते रहेंगे अपने ना। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी, फर्स्ट ऑल पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हटा दिया हमने यहां से ना, क्योंकि उसका एग्जांपल ले चुका मैं आपके सामने। ऑल पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन। जहां भी वो डिफाइन होते हैं वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं ना। ऑल पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, यानी पॉलिनोमियल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया एंड ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, है ना। यहां लिख सकते हैं आप चाहे तो अपने रेफरेंस के लिए, वी हैव रिमूव्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम दिस कैटेगरी, है ना। वो उसका क्योंकि मैंने एग्जांपल लिखाया था आपको ना, वहां कंटिन्यूटी में उसको इंक्लूड कर लेते हैं, यहां इंक्लूड। सेकंड पॉइंट लिखें, if fx and gx both are differentiable, if fx and gx both are differentiable at x is equal to a, both are differentiable at x is equal to a, both are differentiable at x is equal to a, then k into fx, fx plus minus gx, fx into gx and fx upon gx will also be differentiable at x is equal to a, will always be differentiable, will also be differentiable at x is equal to a। सेम थ्योरम है, बस वहां कंटिन्यूटी यूज करते थे, या डिफरेंशियबिलिटी बोल रहे हैं अपन।
डिफरेंशियबल है तो उस डिफरेंशियबल फंक्शन को चाहे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों को जोड़ दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो या डिवाइड कर दो, वो हमेशा डिफरेंशियबल फंक्शन आएगा हमारे ना। अब जैसे इनके फॉर्मूले जानते हैं ना अपन, जैसे दोनों डिफरेंशियबल हैं तो हमने लिखा है डिफरेंशियबल होता है ना, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं अपन, वो फॉर्मूला भी अपन डिराइव कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है ना, वहां से डिराइव हो जाता है वो। यानी अगर हमसे कभी कहा जाए कि एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशियबल एंड फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, देन प्रूव दैट फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। ये तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, रूल बोलते हैं ना इसको अपन, इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ये भी वहीं से प्रूव होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। भाई ये 5x हो गया, अब मुझे 5x निकालना है, तो 5x का फॉर्मूला क्या होगा, 5 ऑफ x प्लस एच माइनस 5x अपॉन h, और 5 ऑफ x प्लस एच मैं यहां से निकाल लूंगा। मेरे पास हमें ये जानकारी है ऑलरेडी पहले से कि fx और gx दोनों क्या है, डिफरेंशियबल है, तब मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव निकाल के दिखाना है। आप कोशिश करके लाना घर से ना, नहीं आएगा, जो कोशिश करके लाएगा उसको समझ में आ जाएगा और जो निकल उसको समझ में नहीं आया, तो ये प्रूव करके लाना है आपको बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कि एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर, लिख लो सवाल की तरह लिख लो चाहो तो, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशियबल एंड 5x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, देन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव दैट 5 dash x is equal to this. मुझे ये जानकारी है कि f डिफरेंशियबल है, मुझे ये जानकारी है कि g डिफरेंशियबल है, कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा वो, है ना, कुछ हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा अपनी तरफ से ताकि ये इसको हम डिराइव कर सके ना, है ना। कोशिश करना एक बार, वरना मैं बता दूंगा आपको ना, ठीक है ना, ताकि वो टच में रहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे, कभी आ जाए निकाल। तो जब दो फंक्शन डिफरेंशियबल है तो ये सब हमेशा डिफरेंशियबल होंगे, है ना। चलो पॉइंट पर आते हैं। If fx is differentiable at x is equal to a, if fx is differentiable at x is equal to a, if fx is differentiable at x is equal to a and gx is not differentiable, if fx is differentiable at x is equal to a and gx is not differentiable at x is equal to a, then fx plus minus gx will be non-derivable, derivable बोले या differentiable बोले एक ही बात है, then fx plus minus non-derivable at x is equal to a will be non-derivable at x is equal to a. ये कंटिन्यूटी में भी ये होता है, सेम रूल चल रहे हैं कंटिन्यूटी में भी ना, एक कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है, तो उनका सम और डिफरेंस फंक्शन हमेशा क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। डिफरेंशियबिलिटी में भी वही चल रहा है ना, बट fx into gx, but fx into gx and fx upon gx may or may not be differentiable, may or may not be differentiable, ये नहीं हो भी सकते हैं नहीं भी, ये चेक करना पड़ेगा आपको, ये हमें चेक करना, ये हमें थोड़ा एफर्ट करके चेक करना पड़ेगा। और हो सकता है डिफरेंशियबल नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ x प्लस मॉड x, ये मुझे चेक करना है ना। ये हम जानते हैं पॉलिनोमियल है, ऑलवेज डिफरेंशियबल है। डाउट कहां है हमें, जीरो पर डाउट है बस, क्योंकि जीरो के अलावा ये सब जगह, ये भी क्या है, सब जगह डिफरेंशियबल है, ये तो ऑलवेज डिफरेंशियबल है इसी। तो अगर मुझे इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए बोले तो मैं चेक कहां करूंगा, जीरो पर करूंगा बस, है ना। अब जीरो पर ये क्या है, डिफरेंशियबल, ये क्या है 100% नॉन डिफरेंशियबल आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है हमने को। अब अगर मैं चेक करना चाहूं तो दो तरीके मेरे पास हैं, ये तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके चेक कर लूं, या मैं फंडामेंटल रूल लगा दूं, है ना। दो तरीके, क्योंकि कंटिन्यूस तो ही से ना भैया, ये भी कंटिन्यूस है ये भी कंटिन्यूस। अब मेरे पास दो तरीके हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट या मेरे पास थ्योरम है भाई ये डिफरेंशियबल है,
ये नॉन डिफरेंशिएबल है, हेंस ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना, ये दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल x बराबर 0। या चाहे तो फटाफट अपन ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज 2x, x 0 के बराबर 0 से बड़ा है, दिया इसका मैंने ना, ये 2x बन गया और ये 0 बन गया ना, तो शार्प कॉर्नर आ गया है ना मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ा और ना मैं फर्स्ट प्रिंसिपल ला, इसलिए बोल रहा हूँ भी आपको लगे ना हम थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, तो वो कोशिश करनी चाहिए अपने को, हो सकता है उससे हमें थोड़ा डायग्राम बना सकें और डायग्राम में शार्प कॉर्नर दिख जाए ना, दोनों से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है ना। Examine the differentiability of hx is equal to mod x into cos x. Again can't out है मैं, cos x तो हमेशा डिफरेंशिएबल हो गया, mod x का नॉन डिफरेंशिएबल है, बस जीरो पर डाउट है, अगर जीरो पर डिफरेंशिएबल आ गया तो सब जगह आ जाएगा। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये डिफरेंशिएबल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना, सम और डिफरेंस की तो गारंटी होती है कि वो नहीं आएगा जैसा कंटिन्यूटी में, लेकिन यहां वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना। सम और डिफरेंस में तो अगर एक भी अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब है, एक अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा ना, डिफरेंशिएबल हो, एक डिफरेंशिएबल नहीं हो तो फिर गारंटी है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, है ना। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर और डिवीजन के अंदर वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, हमें चेक जीरो पर कैसे चेक करें, अगेन हम चाहें तो फंडामेंटल रूल लगा सकते हैं या डिफाइन करके रख सकते हैं, और ये इवन फंक्शन है, देखो दिस इज इवन फंक्शन अगेन, तो कहां चेक कर लें, जीरो पे चेक कर लो, एफ डैश जीरो प्लस निकाल लो बस, एच डैश जीरो प्लस, ये हम निकाल लेंगे जीरो प्लस, एच डैश जीरो प्लस, इसी से काम चल जाएगा हमारा ना, एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच, व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, जीरो अपॉन एच, तो ये कितना आ गया, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस आ जाएगा, कितना आ गया, मॉड एच इंटू कॉस ऑफ एच अपॉन एच, लेकिन मॉड लगाने की शायद जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना हमारे पास, इसलिए मॉड की जरूरत नहीं है, जीरो बाई जीरो बन रहा है, ऊपर जीरो आ रहा है इसके कारण, नीचे आ रहा है इसके कारण, इसको काट देंगे और लिमिट कितनी आ जाएगी, 1, हेंस दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल, समझ में आ गया, दिस इज नॉट, अगर ये साइन एक्स होता, मॉड एक्स इंटू साइन एक्स होता तो डिफरेंशिएबल आ जाता है, क्योंकि अगर ये साइन होता तो यहाँ साइन आता और लिमिट क्या आ जाती, जीरो आ जाती, तो अगर एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो दोनों एग्जांपल हो गए हमारे सामने कि वो डिफरेंशिएबल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना, बस हमें वो चेक करना पड़ेगा और चेक करके निकाल लेंगे अपने। नेक्स्ट देखिए ना, नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए, पॉइंट नंबर 4, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स, जो रूल कंटिन्यूटी में वही है यहाँ वैसे ना, वहां कंटिन्यूटी था या डिफरेंशिएबिलिटी था, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉन डेरिवेबल, both are non-derivable at x is equal to a, कंटिन्यूटी के अंदर क्या होता है, एट मोस्ट वन ऑफ द फंक्शन, प्लस और माइनस में से अधिक एक आता है, और प्रोडक्ट और डिवीजन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं ना, both are non-differentiable x is equal to a, then both are not differentiable at x is equal to a, then fx, then at most one of the function, then at most one of the functions may be continuous, at most one of the functions fx plus minus gx may be differentiable at x is equal to a, अगर आएगा तो अधिक से अधिक एक आएगा या फिर एक भी नहीं आएगा, या तो अधिक से अधिक एक आएगा या फिर एक भी नहीं आएगा ना, एंड fx into gx and fx into gx
and fx into gx and fx upon gx may or may not be differentiable. यानी यहां बस यहां गारंटी है कि यहां अधिक से अधिक एक आएगा, हो सकता है दोनों क्या आ जाए, नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन ये आ भी सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और इनमें से अगर आएगा तो अधिक से अधिक आएगा, हो सकता है कि दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल भी आ जाए. सेम ऐसा कंटिन्यूटी के अंदर भी होता है ना. फॉर एग्जाम्पल examine the differentiability of phi x is equal to mod x plus e raised to power minus mod x at x बराबर 0. 0 पर ही डाउट है वैसे हमें, at x बराबर 0. ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, वो भी डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर ना. लेकिन अब सम फंक्शन या डिफरेंस फंक्शन में अधिक से अधिक एक डिफरेंशिएबल आ सकता है, जरूरी नहीं है एक भी आए. हाँ, अगर सम वाला आ जाएगा तो डिफरेंस वाला नहीं आ सकता, लेकिन सम वाला नहीं आएगा इसका मतलब ये नहीं कि माइनस वाला आ जाएगा. सेम रूल है जो कंटिन्यूटी वाले रूल है, सेम वही रूल है. हो गया? तो क्या आ रहा है? नॉट डिफरेंशियल. इवन फंक्शन है देखो, फिर तो मैं एफ डैश 0 प्लस निकाल लूंगा बस ना. ये इवन फंक्शन है तो फिर मैं इवन का यूज कर रहा हूं बार बार, मैं वन साइडेड निकाल लूंगा बस ना. तो फाइव डैश 0 प्लस ये मुझे निकालना है बस. तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस फाइव ऑफ 0 प्लस h माइनस फाइव ऑफ 0 अपॉन h. बस इसका मुझे इस्तेमाल करना है ना. तो फाइव ऑफ 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया? फाइव ऑफ h ही हो गया ना. तो क्या करें, रख दें ना. व्हाट इज फाइव ऑफ 0? x बराबर 0 लिखा तो कितना आ गया? 1 आ गया. h की जगह h आ गया हमारे पास. अब अगर h पॉजिटिव है तो मॉड h को क्या लिख सकते हैं अपन? h लिख सकते हैं ना. अगर h पॉजिटिव है तो मॉड h को हम h लिख सकते हैं ना. तो ये कितना आ गया h? ये आएगा e रेस्ट टू पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन h. किस तरह की फॉर्म बन रही है? 0/0. बस उसका यूज कर लेंगे अपने ना. तो इसमें अलग अलग कर लो आप. वो हमें देख रहा है कि बेस कांस्टेंट है तो उसका यूज करने की कोशिश करेंगे हम. तो ये मैंने h को अलग कर लिया और इस h के नीचे h को लिख दिया. अभी लिमिट नहीं लगा रहा मैं, प्लस फिर e रेस्ट टू पावर माइनस h माइनस 1, इसके नीचे हमने h लिख लिया ना. हम जानते हैं लिमिट लगाने पर ये पावर कहां जाएगी? 0 पर. आगे क्या है? -1. मुझे नीचे क्या चाहिए? -h. अभी क्या लगा हुआ है बीच में? प्लस साइन. मुझे क्या चाहिए यहाँ? -h. तो मैंने माइनस साइन एडजस्ट कर लिया. अब इस लिमिट को मैं यहां और यहां अलग अलग लगा सकता हूं. यहां लगाऊंगा तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी? 1 माइनस ये लिमिट कितनी है? 1. व्हाट इज 1 माइनस 1? हैंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि इवन फंक्शन है. फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0. लिमिट निकालनी है अपने को, कुछ नहीं करना हमारे लिए. सिर्फ नई बात डिफरेंशियलिटी के अंदर सिर्फ समझना है कि होता क्या है. सिर्फ नई चीज फॉर्मूला है. देखो 0 आ रहा है ना, एंड द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. गलत किया कुछ? डिफरेंशिएबल आ रहा है इसका मतलब 0 पर. अब अगर ये डिफरेंशिएबल आ गया तो अगर मैं यहां माइनस साइन लगा दूंगा तो ये गारंटी है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं आ सकता. वो गारंटी है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं आएगा. ठीक है ना. लिखें, एक सवाल और लिखें. तो ये थोड़ा पेशेंस रखें ना लिमिट निकालते वक्त. जो गलती करेंगे हम लिमिट में करेंगे, अदरवाइज तो हम निकाल ही सकते हैं ना. एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू mod x प्लस mod ऑफ sin x. हम जानते हैं दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है ना एट x बराबर 0. एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस. ये भी 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, वो भी नहीं है ना.
अगेन इवन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहें तो, फ्री इवन फंक्शन है, और अगर हम वन साइडेड निकाल लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। क्या आ गया? नॉट डिफरेंशिएबल। टू आ गया वो राइट हैंड डेरिवेटिव, बस वो फिर -2 आएगा या आएगा ना, वो 2 आ गया हमारे पास। तो हम निकालेंगे एफ डैश 0+, इवन फंक्शन है, एक से काम चल जाएगा। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0+, f ऑफ 0+h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अब 0+h का मतलब h ही हो गया, तो x की जगह h रख दो आप। तो कितना आ गया? मॉड ऑफ h मॉडुलस ऑफ साइन h, व्हाट इज f ऑफ 0? 0, और ये h आ गया ना। लेकिन h 0+ है, तो ना मॉड लगाने की यहां जरूरत है ना मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0+ का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, उसमें साइन पॉजिटिव होगा, तो कहीं मॉड लगाने की जरूरत नहीं है अपने को। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0+, ये h बनेगा, ये साइन h बनेगा, अपॉन h, अपॉन h। ये कितना आ गया? 1, और वो भी कितना आ गया? 1, तो 2 आ गया, और इसका मतलब वो -2 आएगा। और अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इट डजंट मीन कि माइनस वाला डिफरेंशिएबल होगा। हो सकता है, जैसे वहां तो डिफरेंशिएबल आ गया था ना, तो माइनस वाला होगा ही नहीं। अब ये प्लस वाला नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि माइनस वाला होगा, लेकिन आ भी सकता है। अब जिसे माइनस साइन लगाएंगे ना अपन, तो ये माइनस साइन आएगा, देखो आप, और उससे यहाँ क्या आ जाएगा? और डिफरेंशियल आ जाएगा, क्योंकि 0 आ जाएगा ना। तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ऐसा नहीं कि एक नहीं आया तो दूसरा आएगा, दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल भी आ सकते हैं ना, ठीक है ना। लिखिए नेक्स्ट, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन एन डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, दो तरह के इंटरवल की बात करेंगे, जैसे वहां किया था हमने, एक ओपन और एक क्लोज। तो लेकिन फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b. A function f(x) is said to be differentiable in open interval a, b if it is differentiable at all points lying in this interval. Function f(x) is said to be differentiable in an open interval a, b if it is differentiable at each and every point lying in this interval. जितने भी पॉइंट इस इंटरवल के अंदर हैं उन सब पर वो डिफरेंशिएबल आना चाहिए। कंटिन्यूटी में भी अपन ये बोलते हैं ना। अब क्लोज इंटरवल पर आ जाते हैं ना, जितने भी पॉइंट इसमें है सब पे डिफरेंशिएबल आना चाहिए ना। अब वो पॉइंट ऑफ डाउट निकाल लेंगे अपन, अभी उनमें चेक करना सीख लेंगे ना। सेकंड पर आ गए, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल a, b if a function f(x) is said to be differentiable in closed interval a, b if के बाद लिखे नेक्स्ट लाइन से फर्स्ट पॉइंट, if लिख दिया ऊपर हमने, it is derivable या differentiable in open interval a, b in ओपन इंटरवल a, b। और इसमें डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है हमने ऊपर लिख दिया ना, यानी इस पूरे ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल आना चाहिए। अब दो बाउंड्री पॉइंट बचे, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं कि वैल्यू निकाल लो और एप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट, है ना, जो भी है। अगर जैसे ए पर निकाल लूँ तो ए पर वैल्यू निकालूंगा और ए पर राइट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, बी पर वैल्यू निकाल लूंगा और बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, और वो बराबर आना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ वन साइडेड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यहाँ वन साइडेड डेरिवेटिव। जैसे अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए के लेफ्ट में फंक्शन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश ए प्लस निकाल लूंगा, और अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो बाउंड्री पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल है। ऐसे बी पर क्या निकालूंगा, एफ डैश बी माइनस निकाल लूंगा, एंड सेकेंड एफ डैश ए माइनस एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है हम जानते हैं ना, एग्जिस्ट एग्जिस्ट
एफ डैश ए प्लस, हाँ बिल्कुल ए प्लस एग्जिस्ट, और थर्ड में लिखेंगे अपन एफ डैश बी माइनस एग्जिस्ट, एफ डैश बी माइनस एग्जिस्ट। और डेरिवेटिव निकालना आता है, वो तो वैल्यू की जरूरत तो अपने आप पड़ेगी, चाहे मैं ये निकालूं चाहे निकालूं, एफ ऑफ ए तो रिक्वायर्ड है, फंक्शन चाहे कंटिन्यूअस हो डिफरेंशिएबल हो, उस पॉइंट पर तो वो डिफाइन होना जरूरी है ना, तभी अपन कंटिन्यूटी की बात करते हैं। डिफरेंशिएबल तो वहां हम वैल्यू निकालते हैं और अप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट निकाल लेते हैं, या हम अप्रोप्रिएट वन साइडेड डेरिवेटिव निकाल लें। और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर आ रहा है या एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर आ रहा है, तो ये तीन चीजें चेक करने के बाद अपन ये बोल सकते हैं कि वो उस क्लोज इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है। अब सवाल आता है कि डाउट कहाँ आएंगे ना, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ आ सकता है, जहां वो डिसकंटिन्यूस आएगा ना, तो वो सारे पॉइंट जहां डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, एक तो मैं वहां चेक करूंगा ना, लिखो आप, इन ऑर्डर टू एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इन अ गिवन इंटरवल, in order to examine the differentiability of a given function in a given interval, in order to examine the differentiability of a given function in a given interval, we should examine the differentiability at following points. In order to examine the differentiability of a given function in a given interval, we should examine the differentiability at following points. At following points. First, at all possible points where discontinuity may arise. At all possible points where discontinuity may arise. अब उसमें सारे आ गए कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स होगा, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स होगा, या सिग्नम ऑफ एफ एक्स होगा, या डेफिनेशन चेंज हो रही होगी, या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होगा, सब आ गया उसमें डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट में ना। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखना पड़ेगा अपने को, जैसे मॉडुलस फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, लेकिन जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो। तो यहाँ जब मॉडुलस फंक्शन आएगा और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी पड़ेगी, तो क्योंकि वो यहाँ कवर नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम मॉडुलस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी चेक नहीं करते, वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। तो एक पॉइंट और जनरेट करना पड़ेगा यहाँ, the differentiability of modulus function, the differentiability of modulus function should be examined at those points where they changes their definition. The differentiability of modulus function should be examined at those points where they changes their definition. मतलब वो जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ना, वहीं चेंज करते हैं वो ना, जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन आ गया तो भाई वन पर चेक करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि मॉडुलस जहां भी लग जाएगा ना वो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, ऐसा भी नहीं है ना, इसीलिए अपन लिख रहे हैं यहाँ, वरना तो लिख देते भाई हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, ये मुझे चेक करना है मान लो, तो ये फंक्शन क्या आएगा, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये तो क्या लिखा हुआ है, ये तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। मान लो मैं ये चेक करना चाहूं, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसको डिफाइन कर लो आप चाहो तो, ये आ गया कि अगर एक्स जीरो के बराबर जीरो से बड़ा है तो ये कितना आ गया, एक्स क्यूब आ गया, और अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा ना। अब इस फंक्शन को मैंने ऐसे लिख लिया, अब मैं इसके डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं जीरो पर, क्योंकि जीरो ही इसका क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो जीरो पर क्या है, कंटिन्यूस है, ये तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, यहां से कितना आएगा 3x स्क्वायर, यहां से तो एफ डैश जीरो प्लस निकालो, चाहे एफ डैश जीरो माइनस निकालो, क्या आएगा, तो डिफरेंशिएबल है। जबकि मॉड एक्स क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ऐसा नहीं कि कहीं मॉड लग गया था वो नॉन डिफरेंशिएबल ही है, लेकिन जहां वो डेफिनेशन चेंज करेगा ना, वहां अपन उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लेंगे ना। समझ में आ गया ना। तो जितने भी सारे कंटिन्यूटी वाले पॉइंट आ गए, डिसकंटिन्यूटी वाले, और मॉडुलस फंक्शन कहीं नजर आए, तो वहां हमें जहां वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहे होंगे, वहां हम डिफरेंशिएबिलिटी को और चेक कर लेंगे। अब सवाल करते हैं, लिखो आप, एग्जामिन द differentiability of examine the differentiability of fx is equal to fx is equal to fx is equal to x square
signum of integral part of x plus fractional part of x less than 2 greater than equal to 0 sin x plus modulus of x minus 3 x less than equal to 4 greater than equal to 2 in 0,4. Examine the differentiability of this function in this interval. अब हमें वही पॉइंट ऑफ डाउट जनरेट करना है ना। अब देखो इसमें क्या है कि हमारे पास साइन है जिसे हम जानते हैं ये डिफरेंशिएबल होता है ना, इसमें डाउट का है 3 पर डाउट आएगा ना, तो हम पॉइंट ऑफ डाउट लिख लेंगे ना, और पॉइंट ऑफ डाउट लिखने के बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी 1 बाय 1 डिफरेंशिएबिलिटी क्योंकि चेक करना आ गया अपने को ना, हम बहुत सारे सवाल कर लिए डिफरेंशिएबिलिटी की, किसी पॉइंट पर हम चेक कर सकते हैं ना, तो इसमें पॉइंट ऑफ डाउट लिख लें अपन। या हम ध्यान से देखें, कभी मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि अगर आपको लगता है मैं फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो एक बार भले डेफिनेशन उसकी अलग अलग आएंगी, लेकिन उन अलग अलग डेफिनेशन में अगर फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा ना तो हो सकता है हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके ही पता लगा सकें कि भाई वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं लगाना पड़े। तो जैसे इस फंक्शन को मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, डिफाइन करने में हम जानते हैं सिग्नम है, ये वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी या -1 आएगी। तो हम देख रहे हैं भाई एक्स हमारे पास 0 से 2 के बीच में है, और अगर एक्स 0 से 2 के बीच में है इसका मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव कभी नहीं होगी, तो या तो ये 0 होगी या फिर ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर ये 0 आ गया तो सिग्नम 0 हो जाएगा, वो इतना बड़ा जो टर्म दिख रहा है ना वो हट जाएगा वहां से ना, और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसको डिफाइन कर लें, है ना, डायरेक्ट फंडामेंटल से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है अपन, मैं डिफाइन करके बता रहा हूँ, हो सकता है वो अच्छा लगेगा आपको कि भाई मैं डिफाइन करने के बारे में सोच सकता हूँ उसको ना, और डिफाइन करूंगा आसान लगेगा तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगा ना। तो हम देख रहे हैं इसको मैंने डिफाइन किया, और ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 कब होगा, यानी मैंने लिया फर्स्ट इंटरवल लिया x लेस देन 1, इस इंटरवल को ब्रेक कर दिया मैंने। इस इंटरवल के अंदर इसको क्या बोल सकता हूं मैं, 0। तो ये कैसा भी हो ये एग्जैक्ट क्या होगा, 0, हटी टर्म ही हट गया पूरा, वो देखो आप ना, समझ में, वो तो 0 हो गया। अब इसको क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं, उसको मैंने सिर्फ x आ गया बस, ये कितना आसान हो गया देखो आप ही। तो ये हमेशा कोशिश करनी है अपने को, अगर ऐसा कर सके तो अपने, ये हमेशा कोशिश करनी है अपने को। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम आ गए यहां से, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, अब आ गए हम x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस इंटरवल में ये क्या है 1, ये क्या है 1, यानी वो क्या है x स्क्वायर, और उसको क्या लिखूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिखूं, x -1 लिख देता हूं ना, नहीं आ रहा समझ में, ये x -1 आ गया, तो वो कवर कर लिया पूरा हमने ना, ठीक है ना, आसान हो गया मेरे हिसाब से ना। अब यहां आ गए अपन, अब हम देख रहे हैं मॉड, तो 3 से बड़ा और 3 से छोटा सोच लो, तो एक बार 3 से बड़ा कर दो और क्या करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दें, तो कितना आ गया sin x -x + 3, नेगेटिव हो गया ना भाई 3 से छोटे पर, तो माइनस साइन से खुला हुआ, और जिसे ये x 4 के बराबर 4 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा, इट कैन बी sin x + x - 3, ठीक है ना। मॉडुलस को तो गायब ही कर दिया मैंने। अब मुझे सिर्फ डाउट कहां है, जहां डिसकंटिन्यूटी आ सकती है ना, जहां कंटिन्यूस होगा वहां भी नॉन डिफरेंशिएबल आ सकता है, लेकिन जहां डिसकंटिन्यूस होगा वहां तो डिफरेंशिएबल कभी आएगा नहीं ना। अब मुझे डाउट कहां है, सिर्फ जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है, 1 पर डाउट है, 2 पर डाउट है और 3 पर डाउट है, इन पर चेक कर लेता हूं मैं। अब देखो क्या 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं समझ में नहीं आ रहा, क्या 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, क्या ऐसा कुछ 1 पर, यहां पर वैल्यू 1 आ गई, यहां से भी क्या आ गई 1, कंटिन्यूस है, इसका डिफरेंशिएबल हो सकता है। क्या ऐसा कोई टर्म है जो 1 पर अनडिफाइंड लग रहा हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके चेक कर लूंगा मैं, है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके चेक। क्या 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, क्या 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हैंस नॉन डेरिवेबल है। अगर 2 पर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता ना, समझ में आ गया ना। अगर मैं 2 पर निकालूं, 2 पर कितना आ गया, 4 और 2 6 आ गया, 2 यहां ही आएगा ना एक, तो 5 आ जाएगा, और 2 पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + sin 2, तो 6 के बराबर नहीं आएगा ना, तो 2 पर डिसकंटिन्यूस, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। 3 पर क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, तो डिफरेंशिएबल आ सकता है, मैं डिफरेंशिएट करके चेक कर लूंगा।
अब 4 पे देखना है तो 4 पे देख लेंगे, भले अपन चाहेंगे तो बाउंड्री पॉइंट पर, तब इसको डिफरेंशिएट कर दो बस आप डायरेक्ट। तो डायरेक्ट अगर मैं डिफरेंट, यानी एक क्लियर कट हमारे पास एक मालूम पड़ा कि 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है ना। 2 पर फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है ना। मेरी बात समझ में आ गया ना, 2 से हमने देख लिया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, डिफरेंशिएट करने पर 1 आएगा। और अब देखो, अब बताओ 0 पर डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, बाउंड्री पॉइंट अगर मैं 0 पर चेक करना चाहूं तो क्या करूंगा, एफ डैश 0 प्लस निकाल लूंगा बस। तो बताओ 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, किसे मालूम पड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं ग्राफ देखो ना आप, 0 से 1 में मुझे ग्राफ क्या बनाना है, y बराबर x। तो 0 के जस्ट राइट में अगर मैं एक पॉइंट लूंगा उसको मिलाऊंगा तो स्लोप क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यानी राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पर डिफरेंशिएबल है। मेरी बात समझ में आ गई ना। 4 पर भी हम चेक कर लेंगे चाहे तो, अगर मैं 4 डैश माइनस निकालूंगा ना तो हम देखें इसको डिफरेंशिएट करने पर वो फाइनाइट वैल्यू आएगी ना, अभी हम देख सकते हैं इसको। तो ये 1 आ गया और हमने लिख दिया x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 कर दिया, ऐसा बराबर भी लिख सकते हैं अपन चाहें तो। क्योंकि अब जानते हैं कि 0 पर डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पर 1 ही आएगा ना, समझ में आ गया ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कितना आएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1 आ गया ना, क्योंकि 1 पर मैं भी चेक कर रहा हूं। फिर आएगा हमारे पास cos x माइनस 1 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, x लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2 आ जाएगा ना। फिर आएगा cos x और प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर चुके थे हम, इसे डिफरेंशिएबिलिटी यहां से चेक कर सकता हूं मैं। 1 पर क्या आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल। व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 इज 1। व्हाट इज f डैश 1 प्लस, व्हाट इज f डैश 1 माइनस, f डैश 1 माइनस इज 1। व्हाट इज f डैश 1 प्लस, 3। नॉट डिफरेंशिएबल, कंटीन्यूअस था लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल आ गया। अगेन देख रहे हैं दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है ना, निकाल लिया हम। अब हमें 2 पर चेक नहीं करेंगे ना, हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि मैंने यहां से चेक करा और यहां से क्या आ जाए, डिफरेंशिएबल, क्योंकि मैं ये तरीका तभी लगाऊंगा जब वो कंटीन्यूअस होगा। मैंने बताया भी था एक सवाल में आपको 2x और x स्क्वायर वाले में ना, तो हमने पहले कंटिन्यूटी एंश्योर कर ली, डिसकंटिन्यूअस आया हैंस, अब मुझे यहां से चेक ही नहीं करना है ना कि वो, क्योंकि ये तरीका मैं लगा ही तब सकता हूं जब वो कंटिन्यूअस हो ना, और ये डिसकंटिन्यूअस है ना, इसलिए मैं चेक करने। अब 3 पर आ गए अपन, तो 3 पर मैं निकालूंगा एफ डैश 3 प्लस, एफ डैश 3 प्लस निकाल लूंगा और एफ डैश 3 माइनस निकाल लूंगा। व्हाट इज एफ डैश 3 प्लस, 3 cos 3 माइनस 1, क्या आ जाएगा, cos 3 माइनस 1, और वो क्या आ जाएगा, cos 3 प्लस 1 आ जाएगा। बराबर नहीं हो सकते, नॉट डिफरेंशिएबल। अब अगर मैं एफ डैश 4 माइनस निकालूं तो यार रख दो 4, क्या वो फाइनाइट वैल्यू आएगी, या एग्जैक्ट भी आएगी, नो डाउट है ना मेरी बात, क्योंकि cos 4 हो जाएगा ना वो, तो एग्जैक्टली नॉन भी आएगा, यानी 4 पर भी क्या है, वो डिफरेंशिएबल है, बाउंड्री पॉइंट 4 पर भी डिफरेंशिएबल है। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो हम उसको निकाल सकते हैं और निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं ना, यानी हम बोल सकते हैं कि उस पूरे इंटरवल के अंदर ये एक तो 2 पर और 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी सब जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है ना, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल आएगी है ना। एक और लिखें एक सवाल, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, examine the differentiability of fx is equal to fractional part of x plus 1 by 3 integral part of sin pi x is less than 1 greater than equal to 0 integral part of 2x signum of x minus 4 by 3 x minus 4 by 3 x minus 4 by 3 4 by 3 x is less than equal to 2 greater than equal to 1 in 0,2। मॉड नहीं है हालांकि, वैसे यहाँ मॉड मैंने उसमें यूज कर लिया था और उसको डिफाइन कर दिया था है ना, इसके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना। तो यहाँ वो सारे पॉइंट जहां डिसकंटिन्यूटी आ सकती है वहां मैं पहले लिख लूंगा, और चाहूं तो मैं
अलग अलग पॉइंट पर चेक कर सकता हूँ। तो बस वो पॉइंट ऑफ नॉन डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट लिख लो आप ना, क्योंकि मॉडुलस का फंक्शन कहीं है नहीं यहाँ। तो जहां जहां भी हमें लगता है कि डिसकंटिन्यूटी आ सकती है वहां वहां हम चेक कर लेंगे ना। तो पहले 0 से 1 में चेक कर लो कि 0 से 1 में कहाँ का डाउट, बाउंड्री पॉइंट तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। एक 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा। 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, 0 बाउंड्री पॉइंट है, 2 बाउंड्री पॉइंट है। आगे सारे पॉइंट। तो एक तो 0 तो लिखना ही है, 0 पे चेक करना पड़ेगा ना, 1 साइडेड चेक कर लेंगे। 0 के बाद पहले इसको कवर कर लो आप, ये इंटीजर का बनेगा 2/3 पर, तो 2/3 पर चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ आ जाते हैं, एक तो 0 तो आएगा ही आएगा, 1 भी आएगा, और एक क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना, क्योंकि 1/2 पर वो इंटीजर बन जाएगा, साइन π/2 हो जाएगा ना, साइन π/2 1 आ जाएगा। तो उस पूरे इंटरवल में ये कवर कर लिया, 1 आना ही है, 1 को आना फिक्स है ना, क्योंकि बाउंड्री डेफिनेशन चेंज हो रही है ना। अब यहाँ आ गए अपन, तो 1 से 2 के बीच में 2 से 4 होगा, तो 2 तो 1 पर होगा, 3 कहाँ होगा, 3/2 पर, 4 कहाँ होगा, 2 पर, और एक 4/3 आ जाएगा ना। बस ये पॉइंट है हमारे पास है ना। अब इन पर चेक कर लो बारी बारी से ना, एक आध पे चेक कर लेते हैं। 0 पर चेक करें हम कि 0 पर आएगा नहीं आएगा, 0 पर डिफरेंशियबल है या नहीं है। 0 पर हम 1 साइडेड निकालेंगे, एफ डैश 0 प्लस, एफ डैश 0 प्लस। तो हम एफ डैश 0 प्लस, पहले हमें एफ ऑफ 0 की आवश्यकता पड़ेगी। तो एफ ऑफ 0 में कहां से निकालूंगा, यहां से निकाल लूंगा, यहाँ एक्स बराबर 0 रख दूंगा। कितना आ रहा है, 1/3। ये कितना आ रहा है, 0। तो वाड़ी एफ ऑफ 0 1/3। अब मैं एफ डैश 0 प्लस निकाल लूंगा, बस एफ डैश 0 प्लस दैट इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अच्छा वो 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 आ गया ना वो, तो 0 आ जाएगा। तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच आ जाएगा ना। अब ये देखो आपकी, या तो हम पूरा लिख दें एक बार ना, लेकिन सिंस ये इंटीग्रल पार्ट है ना, तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा हमारे पास। जब भी इंटीग्रल पार्ट होता है तो वो एडवांटेज ले लेते हैं अपन। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि, क्योंकि अगर हम 0 प्लस की बात करेंगे तो एफ ऑफ एच निकालने में ये 0 प्लस है, और अगर 0 प्लस है तो मुझे एफ एच निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पहले एक्स की जगह एच रख सकता हूँ, वरना ध्यान से देखो कि अगर एच 0 प्लस है तो 0 प्लस का मतलब, अगर मैं अगर अगर मैं यहाँ एक्स की जगह एच रख दूंगा तो वो एच क्या है, 0 प्लस। तो पाई एच भी क्या होगा, 0 प्लस। और व्हाट इज 0 प्लस का साइन, 0 प्लस, और उसका इंटीग्रल पार्ट अब ये कुछ भी आया है, ये एग्जैक्ट 0 आ रहा है। इससे ये ऊपर क्या आने वाला है, एग्जैक्ट 0, और नीचे क्या आने वाला है, नॉन 0, 0 आ जाएगा ना। पूरा लिख के भी निकाल सकते हैं अपन चाहें तो, पूरा लिखकर भी निकाल सकते हैं, उसको लिख दो आप, लिमिट एच अप्रोचिंग 0 प्लस। लेकिन जब भी इंटीग्रल पार्ट वगैरह होता है ना तो वो एग्जैक्ट आ जाता है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच प्लस 1/3 और इंटू साइन ऑफ पाई एच, एक्स की जगह मैंने एच रख दिया, एफ ऑफ 0 0 आ रहा था और एच आ गया। अब भले ही एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 में ही आएगा जो भी है,
लेकिन हम देख रहे हैं एच जीरो प्लस पर, ये जीरो प्लस है, जीरो प्लस का जो इंटीग्रल पार्ट है, जीरो प्लस का साइन भी जीरो प्लस आएगा, और ये एग्जैक्ट जीरो आने वाला है ना, तो ऊपर एग्जैक्ट जीरो आ जाएगा, नीचे नॉन जीरो आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा हमारे पास इस तरह से ना। किसी एक पर और चेक करते हैं हम, 2/3 पर चेक करना है, हाफ पे चेक करना है, चलो हाफ पे चेक करना है, या 2/3 पे चेक करो आप, 2/3 पे क्या आता है ना। अब ये हमारी कन्वीनियंस है कि अगर मैं ये चेक कर लूं कि 2/3 पर डिसकंटिन्यूस है, तो मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करूंगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस आ जाएगा तो फिर मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा 2/3 पर मुझे चेक करने के लिए ना। तो 2/3 पर चाहो तो पहले फटाफट कंटिन्यूटी चेक कर लो इसकी ना, 2/3 पर कंटिन्यूस भी आ रहा नहीं आ रहा होगा तो मैं एफर्ट कर लूंगा डिफरेंशियबिलिटी के लिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं एफर्ट ही नहीं करूंगा और बोल दूंगा नॉन डेरिवेबल है ना। तो 2/3 पर देखो, 2/3 पर जो फंक्शन है हमारे पास, 2/3 पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि 2/3 पर ये क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा, 2/3 पर ये जीरो आ जाएगा, 2/3 प्लस पर भी जीरो आएगा, और 2/3 माइनस पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 2/3 पर ये डिसकंटिन्यूस है। 2/3 पर इसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि 2/3 पर अगर मैं 2/3 रखूंगा तो व्हाट इज साइन 2π/3, √3/2, और √3/2 एक इंटीजर नहीं है, तो चाहे मैं 2π/3 प्लस पर जाऊं चाहे 2π/3 माइनस पर जाऊं, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और इस कंटिन्यूस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो एक डिसकंटिन्यूस एक कंटिन्यूस, लेकिन जो कंटिन्यूस है उसकी वैल्यू क्या है, हैंस कंटिन्यूस है, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी आपको। और अगर ये डिसकंटिन्यूस आ जाता तो मैं यही बोल देता कि ये डिफरेंशियबल नहीं हो सकता। कंटिन्यूटी तो पढ़ रखी है ना हमने, नहीं वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे लिए, वो तो हम चेक कर रहे हैं, भाई डिसकंटिन्यूस आ जाता तो मेहनत बच जाती है हमारी ना, लेकिन ये तो कंटिन्यूस आ गया हमारे पास, तो अब हमें 2/3 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ना, तो 2/3 पर चेक कर सकते हैं हम, और 2/3 पर चेक करके बोल सकते हैं एफ डैश 2/3 प्लस निकाल लेंगे, एक तो हम एफ डैश 2/3 प्लस, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 2/3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2/3 अपॉन एच, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 प्लस, क्या करा हमने यहां एक्स की जगह 2/3 रख दिया ना, तो कितना आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस एच आ गया, ये आ गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन ऑफ पाई इंटू 2/3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2/3 कितना आया था, एफ ऑफ 2/3 0, एफ ऑफ 2/3 0 अपॉन एच की जगह एच आ जाएगा ना। थोड़ा सा उसको अंदर चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो ना, वरना हम देख सकते हैं भाई ये 1 प्लस एच में इस 1 को तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, ये 1 तो हट जाएगा है ना, वो इंटीजर को गायब कर देते हैं अपन, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच, और उस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच को भी क्या लिख सकता हूं मैं, एच लिख सकता हूं, तो ये एच आ गया हमारे पास है ना, ये तो आ जाएगा एच। अब हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो इस एच को एच से भी क्या कर सकता हूं मैं, कैंसिल कर सकता हूं, नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से कैंसिल कर दिया, अब बस ये बचा हमारे पास। तो अगर एच 0 प्लस है तो अंदर वाला एंगल क्या आ रहा है, 2π/3 से हल्का सा बड़ा आ रहा है, और व्हाट इज साइन 2π/3, √3/2, तो √3/2 के जस्ट आगे जाओ चाहे पीछे जाओ उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, एग्जैक्ट 0 आ जाएगा, तो दिस लिमिट इज 0, यानी उम्मीद है कि ये डिफरेंशियबल आ सकता है। अब आपको एफ डैश 2/3 माइनस और निकालना है, और अगर वो भी 0 आ गया तो हम बोल देंगे कि ये 2/3 पर डिफरेंशियबल है, तो एफ डैश 2/3 माइनस और निकालना है हमें, एफ डैश 2/3 माइनस और निकालना है, तो 2/3 माइनस लिखा हमने, 1 माइनस एच आ गया वापस, हो फिर 1 गायब हो गया, तो माइनस एच आ गया, उससे 1 माइनस एच आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर क्या आया, माइनस एच आया ना, निकाल लो, बैठे तो फिर से निकाल ही लो ना क्यों इंतजार कर रहे हो क्लास छूटने का बैठे तो निकाल ही लो, उसमें क्या है ना।
इंतजार क्यों कर रहे हो? क्लास छूटेगी है, छूट जाएगी तो क्यों निकालूं मैं? तो हमने लिखा 2/3 माइनस एच, तो उससे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर क्या आ गया? 1 - h आ गया। तो 1 तो गायब कर दिया, क्या बचा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच। और उस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच को क्या लिख दिया हमने? 1 - h लिख दिया हमने। सही है ना? तो वो तो आ गया 1 - h। अब अंदर हमने लिखा 2/3 माइनस एच, तो जैसे ये 0+ है, साइन का एंगल 2π/3 से कम आएगा, तो वो एग्जैक्ट 0 आएगा। और नीचे फिर नॉन जीरो है, तो वापस लिमिट क्या आ गई? हैंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 2/3। बाकी पर चेक करके लाना है आपको ना, घर से कर लेंगे चेक, तो चेक करके लाना है ना। कल मिलते हैं हम। होमवर्क लिखे हैं ना जो करके लाना है। ये करके लाना है ना।